Hello students, today we are starting the next one topic, that is the enzymes, also called biocatalyst, also called biological middleman. क्या है देखिए एंजाइम्स। तो कैटेलिस्ट के बारे में आपने सुना है कि जो रिएक्शंस को प्रोसीड करवाते हैं, रिएक्शंस को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस जो है, सबस्ट्रेट है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर भी बायोकेमिकल रिएक्शंस का एक कोऑर्डिनेशन चलता है और उस कोऑर्डिनेशन के द्वारा बायोलॉजिकल सिस्टम स्टेब्लिश होता है, यानी कि लाइफ जो है वो प्रोसीड करती है। और लाइफ को प्रोसीड करने वाली ये जो रिएक्शंस है, जिनको आप बायोलॉजिकल रिएक्शन कह रहे हैं, इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को भी कंप्लीट करवाने के लिए मिडलमैन्स की आवश्यकता होती है। एंड दोज मिडलमैन्स इन केस ऑफ द केमिस्ट्री कॉल्ड द, वहां पे उनको अपन कैटेलिस्ट कहते हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, बायोकैटेलिस्ट। एंड दीज बायोकैटेलिस्ट are known as enzymes. Why we are calling them enzymes? Because in zyme, that means the first one enzyme which was discovered was the zymase, and that was found inside the cell. Inside the cell, that's why zymase से zyme और in the cell से in enzyme. ठीक है ना, इसलिए ये वर्ड यूज किया जाता है enzymes। तो जिनको अपन और क्या नाम दे रहे हैं, we are calling them लिस्ट। बायोकैटेलिस्ट के साथ साथ अपन इनको और क्या कह रहे हैं, वी आर ऑल्सो कॉलिंग देम बायोलॉजिकल मिडलमैन। ठीक है, अब देखिए इनको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं बायोकैटेलिस्ट को अपन। तो सिंपली आप इसको यूं मानिए कि द प्रोसेस ऑफ स्पीडिंग अप, स्पीडिंग अप का मतलब रिएक्शंस को जो है उनको तीव्र करने का काम या उनको फैसिलिटेट करने का काम। ठीक है ना, स्पीडिंग अप केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने की जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ द स्पीडिंग अप ऑफ केमिकल रिएक्शंस called कैटालिसिस। क्या कहलाती है वो प्रोसेस, कैटालिसिस। ठीक है, अब देखिए उस पर्टिकुलर प्रोसेस में जिसने स्पीड अप किया है वो सब्सटेंस जो है वो क्या कहलाएगा, एंड द सब्सटेंस स्पीडिंग अप the chemical reaction called catalyst। उसको अपन क्या बोल देंगे, जो स्पीडिंग अप कर रहा है रिएक्शन को, वो क्या कहलाएगा, कैटलिस्ट। ठीक है, अब देखिए ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर रहा है, वो लिविंग सेल्स में, in living cells enzymes are secreted and working as catalyst, means speeding up the reactions, so called biocatalyst। इसलिए जो एंजाइम्स हैं उनको अपन क्या बोल देते हैं, बायोकैटेलिस्ट। क्यों? क्योंकि वो बायोलॉजिकल सिस्टम में लिविंग सेल्स के अंदर क्या कर रहे हैं, रिएक्शंस को स्पीड अप करने का काम कर रहे हैं। तो अपन ये कह सकते हैं अब एंजाइम्स के बारे में कि दीज आर द पर्टिकुलर प्रोटीनेशियस सब्सटेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर ऑफ द प्रोटीनेशियस नेचर, सिक्रेटेड इनसाइड द सेल, वर्किंग एज बायोकैटेलिस्ट। ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक compounds which are of proteinaceous nature, कहां पे सिंथेसाइज हो रहे हैं, सिंथेसाइज्ड
inside the cell. ठीक है. Working as organic compounds which are proteinaceous nature, working as, उल्टा कर रहे हैं इसी का, ठीक है ना, वर्किंग एज बायोकैटेलिस्ट नॉन एज एंजाइम. ठीक है. तो पहले अपन ने कैटेलिस्ट को डिफाइन किया और कैटेलिस्ट से फिर अपन कहां पे आए, बायोकैटेलिस्ट. ठीक है ना. कैटेलिस्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है उसको स्पीड अप करना जो है वो क्या कहलाता है, कैटालिसिस. एंड इस स्पीड अप प्रोसेस में शामिल जो सब्सटेंस है वो क्या कहलाता है, कैटालिस्ट. इफ द कैटालिस्ट इज प्रेजेंट इन द या वर्किंग इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, देन दैट पर्टिकुलर कैटालिस्ट इज मेड अप ऑफ द proteins which are synthesized itself by the cell, and that kind of the particular catalyst in the biological system will be called the biocatalyst or the enzyme. Is this clear? And how the enzyme, what we can say, what is the mean from the enzyme, what I have told you, which will be discuss in the discovery of the enzymes. उसके अंदर भी ये बात आएगी कि जाइम शब्द है वो जाइमेज से है और इनका मतलब अंदर, EN जो है वो IN से आया है. ठीक है. अब देखिए एंजाइम की डिस्कवरी जो है या इससे रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो क्या है. तो देखिए बर्जिलियस was the scientist who recognized enzymes as बायोकैटेलिस्ट. कि लिविंग सेल्स के अंदर कैटेलिस्ट का काम करने वाले जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो कौन है, एंजाइम्स हैं. ठीक है. तो एंजाइम्स का रिकॉग्निशन बायोकैटेलिस्ट के रूप में सबसे पहले किसने किया, बर्जिलियस ने. ठीक है. फिर उसके बाद में नाम आता है किसका बेटा, एडवर्ड बुकनर. ठीक है. ही सेपरेटेड द एंजाइम जाइमेज, आइसोलेटेड जाइमेज एंजाइम फ्रॉम द सेल्स ऑफ ईस्ट, दैट इज फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई है, उससे उन्होंने जाइमेज एंजाइम को क्या किया था, अपने कह सकते हैं कि आइसोलेट किया था. दिस एंजाइम इज ए फर्मेंटेशन एंजाइम, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का काम करता है. दैट्स मीन ग्लूकोज को एल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम करता है. पास्चर ऑल्सो ऑब्जर्व दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है. फिर उसके बाद में नाम आता है बेटा विली कुहने. विली कुहने फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एंजाइम वर्ड का यूज किया था. यूज्ड फर्स्ट टर्म एंजाइम. एंजाइम वर्ड को सबसे पहले यूज करने का जो अपने कह सकते हैं कि श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, वो किसको जाता है, विली कुहने को. उसके बाद नाम आता है जेबी समनर. ठीक है. जेबी समनर जो थे उन्होंने सबसे पहले एंजाइम को क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किया था, एंड दैट वाज द यूरिएज एंजाइम. जो एंजाइम था उसका नाम क्या था, यूरिएज. तो ऑब्टेन्ड फर्स्ट व्हाट, यूरिएज एंजाइम इन क्रिस्टल फॉर्म. ठीक है ना. और वो प्राप्त भी जो किया था वो किससे किया था, जैक बीन से. बीन जो है उससे किया था, जैक बीन, फ्रॉम जैक बीन. इज दिस क्लियर. ठीक है. उसके बाद समनर और उनके साथ थे नॉर्थरोप. ठीक है ना. इन्होंने एस्टेब्लिश की थी अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा क्या, प्रोटीनेशियस नेचर ऑफ,
नेचर ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की जो प्रोटीनेशियस नेचर है कि ये प्रोटीन के बने होते हैं, इसको उन्होंने स्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो इनके इस स्टैब्लिश करने के बाद में एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जारी हो गया था, क्या कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। मतलब क्या इसका समझना देखिए, ऑल द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने होते हैं, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ठीक है, यानी कि जितने भी एंजाइम है वो प्रोटीन के बने हुए हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए प्रोटीन्स जो है वो दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए जा सकते हैं, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल या एक्टिव यूनिट्स। तो जो फंक्शनल है वो तो क्या है, एंजाइम। तो इसका मतलब एंजाइम तो बने हुए तो हैं किसके, प्रोटीन्स के। लेकिन प्रोटीन की एक दूसरी कैटेगरी और है जो स्ट्रक्चरल है, जैस्मिन जो आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स और सेल्स की मेम्ब्रेन उनको बना रही है। तो वो प्रोटीन जो बनाने का काम कर रही है वो कौन सी है, स्ट्रक्चरल। तो सभी प्रोटीन जो है, यानी कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या नहीं है, एंजाइम नहीं है ना, तो सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हुए, लेकिन जितने भी एंजाइम है वो क्या है, प्रोटीन है। लेकिन उसके बाद में इसमें भी चेंजेज आए। 1960 तक जब अपन आए तो टी सैक और अल्टमान, ये साइंटिस्ट के नाम है, उन्होंने आरएनए को एज ए एंजाइम स्टेब्लिश किया, यानी कि उन्होंने कहा कि देयर आर सम एंजाइम्स विच आर मेड अप ऑफ आरएनए नॉट ऑफ प्रोटीन। तो उनमें एक नाम आता है किसका, टी सैक। ठीक है ना, टी सैक जो थे उन्होंने स्प्लाइसिंग एंजाइम राइबो न्यूक्लियस और राइबोजाइम को डिस्कवर किया था। एक यूनिसेलुलर सीलिएट के अंदर, यूनिसेलुलर प्रोटोजोन जो है सीलिएट का मतलब जिसके बॉडी के बाहर क्या है, सीलिया है मूवमेंट के लिए, उसके अंदर उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, जिसका नाम था टेट्राहाइमिना थर्मोफिला। टेट्राहाइमिना थर्मोफिला। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने राइबोजाइम की डिस्कवरी की थी, और दैट इज द पर्टिकुलर एंजाइम जो स्प्लाइसिंग के काम में आता है। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स आरएनए के दो पार्ट बनते हैं शुरुआत में, जिसको एचएनआरएनए कहा जाता है, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप पढ़ोगे, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन। तो एमआरएनए में केवल इंट्रोन्स पाए जाते हैं, सॉरी एक्सोन्स पाए जाते हैं। तो एचएनआरएनए से मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेटिव आरएनए होता है, तो एचएनआरएनए में से इंट्रोन्स वाले पार्ट को रिमूव करने का काम करने वाला एंजाइम प्रोटीन का नहीं बना होता, वो खुद आरएनए का बना होता है, जिसका नाम क्या है, राइबोजाइम या राइबोन्यूक्लियेज। फिर ऐसे ही दूसरे एंजाइम की खोज अल्टमान ने की इन केस ऑफ ई कोलाई, और उन्होंने उसको नाम दिया आरएनएज पी, और वो भी किसका बना हुआ था, आरएनए का। तो दीज आर द एक्सेप्शंस, कौन कौन सा, राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियेज और आरएनएज पी। ठीक है, विच आर दीज आर द एंजाइम्स विच आर मेड अप ऑफ व्हाट, नॉट ऑफ प्रोटीन, दे आर मेड अप ऑफ ओनली आरएनए, जो किसके बने होते हैं, आरएनए के, बट दीज आर ओनली द एक्सेप्शंस। ठीक है, अदरवाइज जो मूलतः एंजाइम है वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। ठीक है ना, जैसे कुछ एंजाइम्स तो प्योर ही प्रोटीन के बने होते हैं। प्योर प्रोटीन का बना होने का मतलब पेप्सिन की अगर अपन बात करें तो कंप्लीटली मेड अप ऑफ द प्रोटीन। ठीक है ना, वो किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ एंजाइम्स जो होते हैं उनमें प्रोटीन पार्ट के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, और वो क्या होता है उसकी अब अपन बात करेंगे। वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो नाउ वी आर टेकिंग द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की अगर अपन बात करें तो एक कंप्लीट एंजाइम जो है उसको अपन कहते हैं होलो एंजाइम।
ठीक है। एंड होलो एंजाइम इज मेड अप ऑफ द टू पार्ट्स, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो अभी मैंने क्या कहा कि जो एपो एंजाइम पार्ट है वो होता है प्रोटीन पार्ट, और जो कोफैक्टर वाला पार्ट है वो होता है बेटा नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, ये जो प्रोटीन पार्ट है इसके ऊपर एक स्पेसिफिक साइट पाई जाती है जहां पे सबस्ट्रेट जुड़ेगा, रिएक्शन के समय सबस्ट्रेट जहां पे जुड़ेगा, और वो एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगी। जो सबस्ट्रेट यहां पे जुड़ेगा उस सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके उस सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट करती है, प्रोडक्ट में। तो द साइट वेयर द व्हाट इज गोइंग टू बी एड, सबस्ट्रेट जुड़ रहा है, उस साइट को कहा जाता है एक्टिव साइट। एंड दीज एक्टिव साइट विल फाउंड ऑन व्हाट, कौन से पार्ट के ऊपर, एक कंप्लीट एंजाइम में जो एपो एंजाइम वाला पार्ट है उस एपो एंजाइम के ऊपर पाई जाएंगी। विद द एक्टिव साइट्स द अनदर वन साइट कैन ऑल्सो फाउंड इन सम एंजाइम्स, for example in case of the hexokinase that is called the allosteric site, but this is not common in all the enzymes. This is the common characteristic of the all the enzymes, that all the enzymes will have the active sites on their apoenzyme part, apoenzyme वाले पार्ट पे होंगे। नॉन प्रोटीन जो पार्ट है उसको अपन तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। We can classify that in the three categories. ठीक है ना, दोज कैटेगरीज आर, कौन कौन सी कैटेगरी है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, द सेकेंड वन इज कोएंजाइम, एंड द थर्ड वन इज मेटल आयन एक्टिवेटर। That's when the cofactor part or the prosthetic part can be of the three types: prosthetic group, coenzyme, metal ion activator. ठीक है, वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दीज। अपन एक एक के बारे में बात करते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? देखिए, एपो एंजाइम पार्ट के साथ यदि कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो नॉन प्रोटीन है, नॉन प्रोटीन आप ध्यान में रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन वो नॉन प्रोटीन है, ठीक है ना, वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, विटामिन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, ठीक है ना, ये हो सकते हैं। तो एपो एंजाइम पार्ट के साथ जुड़ा हुआ पार्ट जो वो टाइटली जुड़ा हुआ हो, टाइटली बाउंडेड, परमानेंटली बाउंडेड वी कैन से, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड called the prosthetic group. So we can say organic compound which is tightly or permanently bounded with the apoenzyme is called the prosthetic group. ठीक है, काम क्या है इनका ये भी ध्यान रखें। नॉन प्रोटीन पार्ट चाहे वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो, चाहे कोएंजाइम हो, चाहे मेटल आयन एक्टिवेटर हो, दे इंक्रीज द एक्टिवनेस ऑफ द एंजाइम। एक्टिवनेस या एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग, किसी भी एंजाइम की काम करने की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करने का काम करता है कौन सा पार्ट, कोफैक्टर। ठीक है, तो ऐसा कोफैक्टर जो टाइटली बाउंडेड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और टाइटली और परमानेंटली बाउंडेड है, वो क्या कहलाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। व्हाट वी कॉल दैट, प्रोस्थेटिक ग्रुप। फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम, एग्जांपल के रूप में आप प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या दे सकते हो, साइटोक्रोम। यू कैन ऑल्सो गिव द फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन। ठीक है, तो ये पहली कैटेगरी होगी। दूसरी जो कैटेगरी है वो है कोएंजाइम्स। ठीक है, दीज आर लूजली बाउंडेड, लूजली बाउंडेड व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लूजली बाउंडेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये, जो किसके साथ बाउंडेड हैं, वही एपोएंजाइम वाले पार्ट के साथ। ठीक है, एपोएंजाइम वाले पार्ट के साथ। अब ये मोस्टली जो होते हैं वो क्या होते हैं, या तो विटामिन होते हैं, मोस्टली विटामिन के रूप में होते हैं, या फिर लिपिड मॉलिक्यूल्स या कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ क्या होते हैं,
विटामिन। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ को एंजाइम्स के आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आपने नाम सुना हो NAD NADP, अपन काम में लेकर के आ रहे हैं, और दुख है क्या वो NAD और NADP, दीज आर द को एंजाइम्स, ठीक है। और इनमें मोस्टली जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, कोफैक्ट एंजाइम के रूप में नियासिन, ठीक है ना, इट्स ए विटामिन, ठीक है ना। नियासिन इन केस ऑफ NAD एंड NADP, तो विटामिन यहां पे उपस्थित है, ठीक है। ऐसे ही पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड जो है वो आपको किसके अंदर मिलेगा, कोएंजाइम A का नाम सुना होगा आपने, उसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही विटामिन B2 आपको किसमें मिलेगा, FAD के अंदर, FAD का नाम सुना है, ठीक है ना, उसके अंदर आपको मिलेगा। FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये रेस्पिरेटरी चेन के अंदर आते हैं, जिन्होंने रेस्पिरेशन पढ़ा उनको पता है। FADB फ्लेविन एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनेमाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनेमाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है ना। ऐसे ही आपको याद हो तो लिंक रिएक्शन थी, उसके अंदर TPP को काम में लिया था अपन ने, उस TPP के अंदर विटामिन B1 होता है, ठीक है। तो ये क्या है, कोएंजाइम्स हैं, ठीक है ना। मोस्टली इनके अंदर एपोएंजाइम पार्ट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, विटामिन, नियासिन या क्या है, पेंटोथेनिक एसिड या विटामिन B2, विटामिन B1। तीसरी जो कैटेगरी है प्रोस्थेटिक ग्रुप की या कोफैक्टर की, वो क्या है बेटा, मेटल आयन एक्टिवेटर। देयर आर सम मेटल आयंस which are increasing the efficiency, working efficiency of enzymes, ठीक है ना। वर्किंग एफिशिएंसी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जैसे अगर आपने नाम सुना हो रेस्पिरेशन के अंदर क्रेब्स साइकिल के अंदर एक एंजाइम आता है जिसका नाम है एकोटिनेज, उसमें क्या होता है, Fe, ठीक है। एकोटिनेज आपको मिलेगा वहां पे। इसी के अलावा आप नाम ले सकते हो किसका, हेक्सोकाइनेज, उसके लिए क्या चाहिए, Mg+2, किसके रूप में, मेटल आयन एक्टिवेटर के रूप में। डी कार्बोक्सिलेज, उसके लिए क्या चाहिए, मैंगनीज, किसके रूप में, मेटल आयन एक्टिवेटर के रूप में। यूरिएज क्या चाहिए, निकिल, ध्यान में रखना ये, ठीक है ना, वहां पे क्या होगा, निकिल होगा। ऐसे ही अगर अपन बात करें किसकी, इनोलेज की, तो वहां पे मोलिब्डेनम। ऐसे ही अगर अपन बात करें किसकी, टायरोसिनेज की, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की, तो उनके अंदर आपको क्या मिलेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जिंक, टायरोसिनेज के अंदर आपको कॉपर, ठीक है। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। तो ये क्या है, मेटल आयंस हैं जो किसका काम कर रहे हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर का काम कर रहे हैं और एंजाइम की एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं। तो एक कंप्लीट एंजाइम की स्ट्रक्चर देखी जाए तो मैंने कहा कुछ अपवाद स्वरूप जो बात हुई थी वो तो केवल RNA के बने थे, मोस्ट ऑफ जो है वो कैसे हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। प्रोटीन के साथ आपको कौन सा पार्ट मिलेगा, नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसको अपन कोफैक्टर कहेंगे। और कोफैक्टर्स जो है वो 3 टाइप के, टाइटली बाउंडेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, लूजली बाउंडेड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मेटल आयंस, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो यहां तक अपना जो पार्ट हुआ वो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स। नेक्स्ट में अपन लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। थैंक यू।